बीबीसी दुनिया में आज देखिए, वेस्ट बैंक में इस्राएली कार्रवाई का दूसरा दिन। वेस्ट बैंक में इस्राएली कार्रवाई जारी। दूसरे दिन सैन्य ऑपरेशन ने कम से कम 5 लोगों की मौत। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने किया आगाह, इस्राएली एक्शन से और बिगड़ सकते हैं हालात। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। वेस्ट बैंक में इस्राएली ऑपरेशन की आगे करेंगे बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। 3 दिनों के चीन दौरे पर थे सुलिवन। उनके दौरे को माना जा रहा है दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर करने की कोशिश। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशेकियान ने कहा, 2 साल पहले महसा अमीनी की मौत के बाद हुए प्रदर्शनों में शामिल होने वाले छात्रों और प्रोफेसर्स को किया जाए बहाल। बोले, प्रदर्शन करना छात्रों का अधिकार। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव नहीं छोड़ पाएंगे फ्रांस। दुरोव के खिलाफ मैसेजिंग ऐप पर कट्टरपंथी और गैर कानूनी सामग्री पर रोक न लगाने के आरोपों के खिलाफ चल रही है जांच। उनके वकील ने कहा, अजीब है आरोप। वेस्ट बैंक, जहां करीब 32 लाख लोग रहते हैं, जिनमें ज्यादातर फलस्तीनी हैं। हालांकि यहां कुछ यहूदी बस्तियां भी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लिहाज से अवैध माना जाता है। वहां इस्राएली सेना 2 दिनों से बड़ा अभियान चला रही है। इजराइल कह रहा है यह हथियारबंद समूहों के खिलाफ कार्रवाई है। गजा में सीज फायर की कोशिशों के बीच इजराइल के इस कार्रवाई के मायने क्या है, देखिए कवर स्टोरी में। वेस्ट बैंक में इजरायली कार्रवाई को लेकर फिक्र बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने वेस्ट बैंक में जारी इजरायली कार्रवाई को तुरंत बंद करने की अपील की है। उन्होंने इस कार्रवाई को चिंताजनक बताया। इजरायली सुरक्षा बल कह रहे हैं कि ये आतंकवाद विरोधी कार्रवाई है। कई दशकों बाद इस्राएल इतने बड़े पैमाने पर यहां कार्रवाई कर रहा है। उत्तरी वेस्ट बैंक में ऑपरेशन के दूसरे दिन इस्राएली सेना ने कहा कि आज सुबह उसने तुलकर्म शहर की मस्जिद में छिपे 5 फलस्तीनी लड़ाकों को मार गिराया है। हमास ने कहा कि उसका एक टॉप कमांडर मारा गया है। इससे पहले बुधवार को वेस्ट बैंक के कई शहरों में इस्राएली ऑपरेशन में कम से कम 10 लोग मारे गए थे। और बीबीसी संवाददाता योनान लेल का कहना है कि इस्राएल की ताज़ा कार्रवाई पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। So we've had the UN Secretary General Antonio Guterres really तो हमने देखा कि यूएन के महासचिव ने तुरंत प्रभाव से इस ऑपरेशन को रोकने की मांग की और आगाह किया कि पहले से ही बिगड़े हुए हालात इस कार्रवाई से और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने चिंता भी जताई कि इससे वेस्ट बैंक के फलस्तीनी प्रशासन में अस्थिरता का खतरा पैदा हो सकता है। बेशक ये राष्ट्रपति महमूद अब्बास की सरकार है, जिसे कई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और कई देशों का समर्थन हासिल है और इसका वेस्ट बैंक के कुछ छोटे हिस्सों पर नियंत्रण है। पर फलस्तीनियों को लगता है कि फलस्तीनी प्रशासन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाता और इसलिए राष्ट्रपति अब्बास को ऐसे राष्ट्रपति के रूप में देखा जाता है जो अपने ही लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं है। उधर यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल ने कहा है कि इस कार्रवाई से अस्थिरता फैल सकती है और गजा की जंग का विस्तार नहीं होना चाहिए। पर इसराइल के सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका ने इस ऑपरेशन में उसका समर्थन किया है। पर साथ ही अमेरिका ने इसराइल से कहा है कि आम लोगों को इस दौरान कोई नुकसान न हो, ये सुनिश्चित करे। care taken to ensure there is not harm that comes to civilians. और वेस्ट बैंक में इजराइल की ये कार्रवाई एक साथ वेस्ट बैंक के 4 शहरों जेनिन, तुलकर्म, नबलूस और तुबस में हो रही है। इसी पर देखिए बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन की रिपोर्ट। रात के अंधेरे में चुपचाप इजरायली सेना सड़कों पर उतरती है और फिर एक सड़क से दूसरी सड़क तक अपने लक्ष्य को ढूंढने में लग जाती है। सुबह तक बख्तरबंद बुलडोजरों के साथ सैकड़ों सैनिक तुलकर्म, नेबलुस, तुबास और जेनिन के शरणार्थी शिविरों में पहुंच गए। यहाँ हथियारबंद फलस्तीनी समूह और आम नागरिक रहते हैं। यहाँ कल हुई कार्रवाई में कम से कम 10 फलस्तीनी मारे गए हैं। हमास ने कहा कि इनमें से 6 उसके लड़ाके थे। मसूद नजा का कहना है कि जब उन्होंने पानी मांग रहे एक युवा के लिए घर का दरवाजा खोला तब वो घायल हो गए। हमें ऐसा लगा कि आसमान से हमारे ऊपर कोई चीज गिरी और फिर एक धमाका हुआ। वहाँ क्या चल रहा था इससे मैं बेखबर था। जब मैंने अपने सीने पर हाथ रखा तो सिर्फ खून और छर्रे थे। जेनिन में इस्राएली सेना की गाड़ियों ने शहर के 2 मुख्य अस्पतालों को घेर लिया है। सेना की गाड़ियों ने एम्बुलेंस को रोककर उसकी चेकिंग की। इस्राएल के विदेश मंत्री ने अपनी सरकार से अपील की है कि यहाँ सक्रिय हथियारबंद समूहों से निपटने के लिए वो गजा मॉडल का इस्तेमाल करें।
उन्होंने कहा कि ईरान इन समूहों की मदद कर रहा है और इसराइल को यहाँ हर हाल में जीत हासिल करनी है। IDF और हमारे सुरक्षा बल तुलकर्म, जनिन और अन्य स्थानों पर कार्रवाई कर रहे हैं जहां से जानलेवा हमले किए गए हैं। आतंकवाद जहां भी सिर उठाएगा, हम उसे खत्म करने के लिए लड़ेंगे। हमास के हमले के बाद वेस्ट बैंक में इस्राएली सेना की कार्रवाई से करीब 600 फलस्तीनियों की जान जा चुकी है, लेकिन यहाँ सक्रिय लड़ाके जंग के नए तौर तरीके और चेतावनियों से इसराइल के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। इस्राएली सेना पिछले 10 महीनों से हफ्ते दर हफ्ते कुछ चुनिंदा इलाकों और शहरों को ही निशाना बना रही है। उनका लक्ष्य यहाँ सक्रिय हथियारबंद फलस्तीनी समूहों को खत्म करना है और अब उन्होंने एक व्यापक और ज्यादा संगठित अभियान की शुरुआत की है जो पिछले 20 सालों में कभी नहीं देखा गया। मोबाइल फोन के फुटेज में नजर आता है कि तुब्स के नजदीक अल्फरा कैंप में रेड क्रिसेंट के कर्मचारी इस्राएली सैनिकों के सामने दीवार से सटे खड़े हैं। रेड क्रिसेंट के वेस्ट बैंक प्रमुख जनिन आते हैं। ऐसी कार्रवाइयां पिछले 10 महीने से हो रही हैं। ये सब जो हो रहा है उससे आप कितने परेशान हैं? हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि ये एक नए तरह की स्थिति है। वो अपने अभियान तेज कर रहे हैं। जब वो ऐसी कार्रवाई कर रहे होते हैं, जब वो आम नागरिकों को बाहर निकालने और शिविरों पर एयरफोर्स के जरिए बम गिराने की बात करते हैं, तो ये हमें गजा की याद दिलाता है। शाम ढलते ही जनिन के रेफ्यूजी कैंप में गोलियों और धमाकों की आवाज। शाम का ये समय सेना के नियंत्रण को परखने का एक मौका हो सकता है। गजा में जारी जंग इस संघर्ष के रुख को बदल रही है। एक पुराना मोर्चा क्षेत्रीय युद्ध के खतरे को बढ़ा रहा है। और कार्यक्रम में आगे देखिए, रूस के एक परमाणु संयंत्र पर क्यों मंडरा रहा है खतरा। और बात अमेरिका और चीन के रिश्तों की। चीन के दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। इसे दोनों देशों के बीच बेहतर होते रिश्तों का संकेत माना जा रहा है। उच्च स्तरीय बातचीत के लिए जैक सुलिवन ने 3 दिन का चीन दौरा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों में अमेरिका ने चीन से राजनयिक संपर्क बढ़ाने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि उनका ये दौरा दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और ज्यादा बातचीत को बढ़ावा देने की कोशिश है। ये भी माना जाता है कि व्हाइट हाउस भी यही चाहता है कि दोनों देशों के बीच ऐसी कोई गलतफहमी ना रहे जो आगे जाकर संघर्ष में बदल जाए। सुलिवन ने एक वरिष्ठ चीनी अधिकारी से मीटिंग के बाद संवाददाताओं से बात की। हर मीटिंग में मैंने कोरियाई प्रायद्वीप के पूरी तरह से परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर अमेरिकी प्रतिबद्धता और ताइवान खाड़ी के आसपास शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया। साउथ चाइना सी में कानून के दायरे में काम कर रहे फिलीपींस के ऑपरेशंस को अस्थिर करने को लेकर हमारी चिंता शामिल है। ये बातचीत काफी स्पष्ट और रचनात्मक रही और इसी की वजह से हम आने वाले हफ्तों में दोनों देशों के नेताओं के बीच बातचीत की योजना बना रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये चर्चाएं जारी रहेंगी। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। रूस के बोल्गोरोद के शेबकिनो में यूक्रेन की गोलीबारी से एक शख्स की मौत हो चुकी है। 2 लोग घायल हुए हैं। वहां के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लादकोव ने ये जानकारी दी। और इसी बीच यूक्रेन की राजधानी पर रूस ने पिछले 4 दिनों में तीसरी बार हमला किया, जिसके बाद यूक्रेनी एयर डिफेंस ने 10 रूसी ड्रोन्स को मार गिराया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूस के रोस्तोव में मौजूद एटलस तेल भंडार पर हमला किया है, जिसके बाद वहां आग लग गई है। रूस का कुर्स्क इलाका, जहां लड़ाई चल रही है, वहां से परमाणु संयंत्र सिर्फ 50 किलोमीटर है। ऐसे में इसे नुकसान पहुंचने का अंदेशा जताया जा रहा है। देखिए बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग की रिपोर्ट। जंग की जद में अब रूस का परमाणु संयंत्र आ चुका है और इसलिए यूएन के परमाणु एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी के लिए वहां का दौरा करना बेहद अहम हो गया था। यूक्रेनी सेना के रूस के कुर्स्क में घुसने के बाद जो लड़ाई छिड़ी है, वहां से इस संयंत्र की दूरी 50 किलोमीटर से भी कम है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने संयंत्र पर हमला करने की कोशिश की, पर यहाँ इसे देखने पहुंचे ग्रोसी ने इसकी पुष्टि नहीं की। मुझे यहाँ पर ड्रोन्स के असर के बारे में बताया गया। मुझे उसके कुछ अवशेष भी दिखाए गए। शायद ये बात बहुत साधारण और सामान्य लगे, पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला नहीं होना चाहिए। कुर्स्क के परमाणु संयंत्र के ऊपर किसी तरह की छत मौजूद नहीं है जो उसे किसी ड्रोन हमले या गोले से बचा पाए। ये खुले आसमान के नीचे है।
और ये उनके लिए बेहद चिंताजनक है जो यहाँ से कुछ दूरी पर रहते हैं और जंग के शोर को सुन सकते हैं। कई बार आवाजें बहुत तेज होती हैं। शुरुआत में मेरे बच्चे डर गए, पर फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि एयर डिफेंस हमें बचा लेगा। इसके लिए देश की लीडरशिप जिम्मेदार है। साल 2022 में हमने कहा कि हम 2 दिन में दुश्मन का खात्मा कर देंगे, लेकिन इसके उलट दुश्मन ने आधे रूस को नुकसान पहुंचाया। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र ज़ैपोरिजिया में मौजूद परमाणु संयंत्र को लेकर भी चिंतित है, जो रूस के कब्जे वाले यूक्रेन में है। इस महीने की शुरुआत में उसके एक कूलिंग टावर में आग लग गई थी और इसे लेकर रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। According to the picture painted by Moscow, रूस ने जो तस्वीर पेश की है उसके मुताबिक परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा को फिलहाल सिर्फ एक देश से खतरा है और वो है यूक्रेन। पर इस तस्वीर से एक अहम जानकारी गायब है और वो ये है कि पिछले 2.5 सालों में सिर्फ एक ही ऐसा देश है जिसने अपने पड़ोसी देश पर हमला किया है और उसके परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर लिया है, और वो देश है रूस। और एक और रूस दूसरों पर परमाणु हादसे के खतरों को मोल लेने का आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर वो रेड स्क्वायर में अपनी परमाणु शक्ति की नुमाइश भी कर रहा है। इस नए संदेश में लिखा है, हमारी सामरिक परमाणु ताकत इस्तेमाल के लिए तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन का भी बयान है और यहाँ दूसरा भी है, प्रतिशोध को टाला नहीं जा सकता, आक्रमण करने वाले को तबाह कर दिया जाएगा। और अब कहानी पाकिस्तान के एक ऐसे शख्स की जिसने बहुत छोटी सी उम्र में अपने दोनों पैर और एक बाजू खो दिया। डॉक्टरों ने आर्टिफिशियल पैर लगाया, फिर भी वो चल नहीं पाए। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि तमाम संघर्षों के बावजूद इन्होंने पाकिस्तान की पंजाब पुलिस में अपनी जगह बनाई। आज वो वहाँ एक IT ट्रेनर के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए उम्मीद भर देने वाली उनकी ये कहानी। मुझे बहुत लोग डिग्रेड करते थे कि आपकी लेग्स नहीं है और आपकी बाजू नहीं है, आप डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं कर सकते। ये बातें मेरे लिए बहुत जो है वो तकलीफ दे साबित होती थी। मोहम्मद हसनैन पिछले 8 सालों से पंजाब पुलिस में बतौर पुलिस अफसर और IT ट्रेनर काम कर रहे हैं। बचपन में हुए एक हादसे ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। जब मैं 11 साल का था तो मुझे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा 11 kV 11,000 वोल्ट खंबे की तार से। उस इलेक्ट्रिक शॉक ने विद इन सेकेंड्स जो है मेरी बॉडी जलाकर कोयला कर दी। उसके बाद मुझे उठाकर लाहौर के जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया। जब मुझे होश आया और मैंने देखा कि एक एक करके मेरे जिस्मानी अज़ा गायब हो रहे हैं, तो मैंने माँ से नाराजगी के आलम में पूछा, माँ मुझे बताएं कि मेरी टांगे और बाजू कहाँ हैं? हादसे के बाद हुई सर्जरी में डॉक्टरों ने हसनैन के एक बाजू और 2 पैरों को काट दिए थे। 6 महीने के इलाज के बाद जब वो वापस घर लौटे तो पूरी तरह टूट चुके थे। मेरे स्कूल जो है मेरे घर से कोई 2 किलोमीटर की मुसाफिर पे था और डेली माँ मुझे उठाकर स्कूल लेकर जाती, क्योंकि उस टाइम पे व्हीलचेयर और बाकी वसाइल नहीं थे। और जब 2 बजे मेरे स्कूल से छुट्टी होती तो माँ दोबारा से फिर मुझे उठाकर 2 किलोमीटर चलकर मुझे घर लेकर आती। 10वीं पूरी करने के बाद हसनैन को कृत्रिम बाजुओं के बारे में पता चला। पाकिस्तान सरकार की मदद से डॉक्टरों ने उन्हें नई टांगे भी लगा दी, लेकिन जब उन्हें ये बताया गया कि वो इससे चल नहीं पाएंगे तो एक बार फिर उनके हौसले पस्त हो गए। डॉक्टर सेंडर ने कहा, हमने आपको बहुत अच्छी और एक्सपेंसिव टांगे तो लगा दी हैं, लेकिन सॉरी आप इनसे कभी जिंदगी में चल नहीं सकेंगे। जब डॉक्टर काज़मी ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे एक सवाल किया कि बेटा क्या आप चलना चाहते हैं? पहले उन्होंने मेरे लिए 2 टांगे डिजाइन की। 2 माह की प्रैक्टिस के बाद मैं अपनी टांगों पे खड़ा हो गया। इसके बाद आए तमाम अड़चनों के बीच हसनैन ने YouTube के जरिए ड्राइविंग सीखी। वो पिछले 10 सालों से ड्राइव कर रहे हैं। उन्होंने अपने मेरिट पर ड्राइविंग लाइसेंस भी हासिल की है। उन तमाम लोगों के लिए जो कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, मेरा उनके लिए एक पैगाम है कि अगर मैं इनकम्प्लीट शख्स खुद को कंप्लीट कर सकता हूं तो वो कंप्लीट लोग खुद को कंप्लीट क्यों नहीं कर सकते। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे BBC हिंदी के Facebook पेज और YouTube चैनल पर लाइव।